नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को समझना होता है। जैसा अभी आपने देखा कि यूपीपीएससी आरओ और एआरओ का जो 11 फरवरी को पेपर हुआ, उसने पेपर बहुत कठिन नहीं बनाया, लेकिन प्रश्न ऐसे चुने जो लोगों को आते नहीं है। अब आप कहेंगे सर जी यही तो कठिन होता है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कहने के लिए है कि वो कठिन नहीं है, लेकिन वास्तव में वो कठिन लगेंगे आपको। जैसे वो पूछ देगा है ना कि भारतेंदु एकेडमी की स्थापना कब हुई। अब हमारा जो विद्यार्थी है वो किस पर कंसंट्रेट करता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर पे, है ना। तो वो स्टैटिक वाले पार्ट को छोड़कर चलता है। वो स्थापना वर्ष और जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, और जैसे कहाँ की चित्रकला कहाँ की है, कौन सा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कौन सा मंदिर किस शैली में बना हुआ है, कौन सा स्तूप किस शैली में बना हुआ है, तो क्वेश्चन, है ना, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई, है ना। अब कह देगा नालको कंपनी की स्थापना कब हुई। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आपको छोटा सा दिख रहा है कि नालको की स्थापना कब हुई, या नालको या हिंडाल्को, है ना, या मालको, ठीक है ना, इनकी स्थापना में किस देश का श्रेय है या किस देश का सहयोग लिया गया। तो हम लोग तो सोचते हैं यार ये क्वेश्चन कहां से पुटअप कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि अकबर ने 1572 में गुजरात पर हमला किया था, लेकिन इन साहब ने पूछा है नालको, मालको, हिंडाल्को की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वो होता छोटा सा ही है, लेकिन वो बहुत दर्द देने वाला क्वेश्चन है ना। तो अब हम लोगों ने इतने दिन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, इन सबको चाटा, लेकिन रह क्या गया जिसने हमको मारा चाटा? वो क्या था? स्टैटिक वाला पार्ट था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस समीक्षा अधिकारी के पेपर को देखने के बाद आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों से मिस हो गई थी। तो कौन कौन सी चीजें मिस हो गई थी, है ना। काफी चीजें आपने कवर करके चली, मैं जान रहा हूं मेरे सारे विद्यार्थी बहुत होशियार हैं, बहुत महान हैं, है ना, लेकिन काफी चीजें हम लोगों से जो छूट गई थी उन चीजों को भी कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें, यदि हम लोग बच्चों थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो इसी एनालिसिस पर ही अगला एग्जाम पैटर्न आपका फिर से देखने को मिलेगा। देखिएगा, इतिहास, प्राचीन इतिहास से सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था, मध्यकालीन इतिहास से 6 प्रश्न और आधुनिक इतिहास से 16 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि वो धोखा देता है। यूपीपीएससी ने पिछली बार, यूपीपीएससी की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स की, उसने पिछली बार मिडवल और एंशिएंट से ज्यादा प्रश्न पूछे और मॉडर्न से प्रश्न कम कर दिए। तो क्या सर इस बार हम मॉडर्न पढ़ के जाएं, क्या एंशिएंट मिडवल छोड़ दें? नहीं, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, यानी जो कभी चेंज नहीं होता है ना, और जिसे आप लगातार पढ़ते ही पढ़ते हैं। जब भी हम लोग किताब खरीदने जाते हैं तो इतिहास, भूगोल, इन्हीं सब की किताब खरीदते हैं। कभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर की किताब नहीं खरीदते, कभी हम लोग स्टैटिक वाले पार्ट की किताब नहीं खरीदते हैं, और वही हो जाती है गलती। वहीं से जो 14-15 प्रश्न आ रहे होते हैं वो हम लोगों से हो जाते हैं पूरी तरीके से गलत। जैसे अगर हम लोग 2023 का संपूर्ण विश्लेषण देखें तो इतिहास से 23 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 140 में से 23 प्रश्न इतिहास से पूछे गए, मतलब अच्छा वेटेज था। लेकिन यहां पर इतिहास से कैसे प्रश्न पूछे गए थे? तो उसने प्रशासन से प्रश्न पूछे कि भुक्ति क्या है, वीथी क्या है, पेट क्या है, समझ में आ गया, सराय अदल क्या है, सराय नौबत क्या है, ठीक है ना, तो दारुल सफा क्या है। तो ऐसे प्रशासन से प्रश्न पूछ रहा है। अब वो प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि तुर्कानी या चहलगानी किसने बनाया, वो नहीं पूछा जा रहा है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप कर भी लेते हैं तो अपने आप को बहुत महान नहीं समझना है, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि बताइए गुंबदों का पिता किसे कहा जाता है और इल्तुतमिश ने कौन से गुंबद का निर्माण स्वयं करवाया था। ऐसे 3-4 लाइनें दे दी जाएंगी, तो उसमें से आपको एक प्रश्न सही करना होगा। तो यानी कि जो वन लाइनर पढ़ के काम चल रहा था उस पर काम नहीं चलेगा, लूसेंट वाले किताब से अभी काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, साइंस के जो पोर्शन है वो आप लूसेंट किताब से अच्छे से कवर कर सकते हैं। साइंस की जो लूसेंट आती है उससे बाहर नहीं जाएगा, वो वहां से कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान से 9 प्रश्न थे और कोई भी प्रश्न बहुत दमदार नहीं था जो आपको फंसा पाए, इसलिए संविधान आपका एक कहते हैं सिक्योरिटी पर्पस में काम आया। तो संविधान आपने पूरे क्वेश्चन करे, 1-2 प्रश्न गलत होते हैं वो सबके होते हैं। भूगोल की बात की जाए तो भूगोल में स्टैटिक वाला पार्ट पूछा गया, देश, राजधानी, मुद्रा पूछी गई। एक क्वेश्चन मौसम से आता ही आता है, वो इस बार भी आया, है ना, और बाकी भौतिकी से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना।
आगे बढ़ते हैं। बाकी स्टैटिक वाला पोर्शन जैसे अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश है, ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे। तो भूगोल से बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आए थे, मौसम का क्वेश्चन छोड़कर बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आए थे। यानी प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आपने भूगोल में लगा दिया था तो प्रीवियस ईयर पेपर से ये काम हो जा रहा था। इतिहास में जैसे हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश का कौन कौन सा राजा था, इसने पूछा था सैयद वंश का जो राजे था, जो सैयद वंश के शासक थे, उनको क्रम से लगाने हैं। यानी कि इतिहास में जो चीज आप लोग सोच रहे हैं कि ये नहीं आएगा वही आ जा रहा है, ठीक है ना। मराठा से क्वेश्चन गायब कर दिए थे और एक तो क्वेश्चन हर बार दक्षिण भारत से डाल देता है। तो बस आपको दक्षिण भारत में कौन सी रानी या कौन सा राजा किस वंश से संबंधित था, यदि उतना भी अगर आपको ज्ञात रहेगा तो आप जैसे रुद्रम्मा देवी, काकती वंश है ना, वारंगल, अगर आपको थोड़ा सा जानकारी होगी, बहुत नहीं, उसके बारे में नहीं समझना उसे किसको जीता, किसको हराया, क्या कैसा था, नहीं। अगर आपको किसी महान राजा का नाम और उस राजा के वंश का नाम और उसका समय काल अगर याद रहेगा, या उसके दरबार में कोई दरबारी कवि था बहुत बड़ा जिसके कई सारे अभिलेख हो, वो वाला पार्ट है ना। और हमको बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनके पास अधिकारी बैच संख्या 24 था, वो हमको बताएंगे कि सर जो आपने ये सब बताया है और जो पेपर आया है उसमें से मुझसे कहां पर गलती हो गई, या फिर मुझसे कौन कौन से टॉपिक छूट गए जो आपको लगा कि सर जी ये टॉपिक ऐड ऑन होना चाहिए, है ना। मुझे तो लगता है कि 4-5 टॉपिक हैं ऐसे जिसको ऐड ऑन किया जाए तो 4-5 नंबर आपके और अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। तो वो मैं उसको छोड़कर बाकी अधिकारी बैच संख्या 24 आपके लिए बेनिफिशियल था। इतना ज्यादा तो पढ़ाया गया था, अब उससे ज्यादा क्या ही पूछा गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर जिन्होंने वन लाइनर पढ़ी थी, लाखों की वॉचिंग में वन लाइन का करंट अफेयर पढ़ा था, उनकी गिग्गी बंद हो गई। तो ये करंट अफेयर कैसा पूछा गया था, करंट अफेयर एक्सप्लेनेशन के साथ पूछा गया था। जैसा एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर आपको देता हूं क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन की अगली स्लाइड में एक्सप्लेनेशन कि क्या पात्रता है, योजना चलाई गई तो पहली कहां चलाई गई, इसकी क्या क्या पात्रताएं हैं, ऐसी योजना और कहां कहां चलाई जा रही हैं, वो सारी वैसे ही आपको पढ़ना है। वन लाइनर वाली आपको नहीं पढ़ के जानी है। फिर मैं बता रहा हूं आपको, पेपर तो देखा होगा आपने। विज्ञान से 15 प्रश्न आपके आए थे और नॉर्मल से थे, 3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो 12 प्रश्न आपके अटेम्प्ट करने लायक थे। आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो माशाअल्लाह अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए थे वो इकोनॉमी से कम अकाउंटिंग से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि जो कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे उनको भी दिक्कत हो रही होगी इकोनॉमी के क्वेश्चन करने में। तो 4 से 5 प्रश्न इकोनॉमी के ऐसे थे, है ना, जो पहला भी सही लग रहा था, दूसरा भी सही लग रहा था, दोनों भी सही लग रहे थे, तो उनको आप ड्रॉप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी में उस पार्ट में शामिल नहीं हो रहे थे। वो स्पेसिफाइड नॉलेज वाले करवाते थे। यूपी स्पेशल 9 प्रश्न आए। यूपी का पूरा पूरा पेपर आपने देखा होगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको यूपी का पहले से पढ़ा दिया था। कला एवं संस्कृति की 4 से 5 क्लासेस जिसमें भारतेंदु नाट्य अकेडमी, राज्य ललित कला अकेडमी, उनके स्थापना वर्ष कैसे याद किया जाए, उनका मुख्यालय, वो सब आया था पेपर में, तो सब आपने कर लिया था। इसी बात की आपको खुशी है, मैं जान रहा हूं, है ना। आपने जो मैसेज दिया है हम लोगों को कॉल सेंटर पर, उससे उसको देखकर हम लोग काफी मोटिवेट होते हैं। मैं तो होता हूं क्योंकि मैंने ही पढ़ाया था, है ना। करंट अफेयर के 18 प्रश्न आए थे। रीजनिंग और मैथ के मिला के 14 प्रश्न थे। इस बार जो मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे थे, इन 14 में 9 प्रश्न तो आसान थे, 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे जिसको आप लगाते तो आपका टाइम बर्बाद हो जाता, तो उसको छोड़ने वाला था। स्टैटिक जी के ये 12 प्रश्न ऐसे थे जो सबको दर्द देकर गए, है ना, स्थापना वर्ष वगैरह। पर्यावरण का इस बार ज्यादा रोल नहीं रहा, एक प्रश्न आपका सीधे सीधे पर्यावरण से था और मिसलिनियस से आपके लगभग 3 प्रश्न हो गए। तो यहां पर आप देखेंगे ये टोटल आपके 140 प्रश्न है, ये टोटल आपके बच्चों 140 प्रश्न है। अब अगर हम लोग बात करें कि यदि अगर किसी विद्यार्थी ने 6 माह अगर तैयारी करी थी, यदि किसी विद्यार्थी ने लगातार सिर्फ 6 माह की अगर आरओ की तैयारी करी थी, अभी हम लोग और बात करेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या चीजों को बरतना है, सावधानी। वो 25 चीजें, 25 टॉपिक कौन कौन से हैं जो अभी अभी आपको रटने होंगे, है ना। 6 माह अगर आपने तैयारी करी थी, जो विद्यार्थी, मैं एवरेज बता रहा हूं आपको, जो हमारे पास फीडबैक आया है, जो व्यक्ति लगभग 6 माह से हमसे जुड़ा हुआ था, उसने लगभग 140 में से, है ना, 80 प्रश्न के आसपास सॉल्व करे, 80 प्रश्न के आसपास। लेकिन जो विद्यार्थी लगभग 1 वर्ष या इससे ऊपर, 1 वर्ष या इससे ऊपर से आरओ की तैयारी कर रहा था, हमारे अधिकारी बैच से जुड़ा हुआ था या फिर जीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ा हुआ था, फिर हमारे अधिकारी बैच से जुड़ा, फाउंडेशन में आपका फाउंडेशन मजबूत कर दिया जाता है, नींव, फिर कितनी भी इमारतें खड़ी कर लो,
फाउंडेशन के बाद अधिकारी बैच संख्या 24 ज्वाइन करने का एक अलग ही मजा है ना। तो जिन्होंने लगभग 1 वर्ष का हमें समय दिया था, उनको लगभग 95 प्रश्न के आसपास का फायदा हुआ है। ऐसा नहीं मैं कह दूं कि 140 में से 140 हमने फंसा दिए, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो मैं अटेम्प्ट टेबल बता रहा हूं कि जो अटेम्प्ट किए जा सकते थे उनकी बात कर रहा हूं। 80, 95 मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। मैक्स टू मैक्स यदि कोई विद्यार्थी चाहे हमसे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, अपने मन से पढ़ा हो, हड़प्पा सभ्यता से पढ़ रहा हो, है ना, अभी तक पढ़ रहा हो, सिलेक्शन ना हुआ हो, उसकी अगर बात की जाए, बहुत अपने आप को विद्वान समझता हो, तो मैक्स टू मैक्स वो 110 प्रश्न जा सकता था। मैक्स टू मैक्स 110 प्रश्न जा सकता था, लेकिन निगेटिव मार्किंग करते करते वो वापस 95 से 100 के बीच में ही आ जाता। निगेटिव मार्किंग से होते होते सही गलत होते होते 95 से 100 के बीच में ही रह जाता। यानी कि बेस्ट अटेम्प्ट क्या था? 95। मेरे हिसाब से बेस्ट जो अटेम्प्ट था इस बार का वो कितना था? 95 बेस्ट अटेम्प्ट था, और आप लोगों ने किया भी है। और अगर आप मेरे विद्यार्थी हैं और आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट 95 बिल्कुल सही किए थे तो आप खुशी मनाइए। और अब जो मैं आपको वैल्यू एडेड मटेरियल दूंगा, विश्वास मानो झंडा गाड़ दोगे। ये मैंने आपको जो अधिकारी बैच संख्या 24 में पढ़ाया है, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए था। इसमें मैंने मेंस तक के चीजों को कवर किया था, है ना, तब जाकर कहीं लोग 95 में सही कर पाए थे। यदि कोई कहीं पर आपने सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स ज्वाइन किया था, मेंस का नहीं ज्वाइन किया था, तो मुझे लगता है कि 80-85 के आसपास भी आपका अटेम्प्ट हुआ होगा, वो भी गुड अटेम्प्ट रहेगा। थोड़ा सा बदलता हुआ रवैया देखते हैं, बदलते हुए बेवफाई वाले प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर जिसने प्रश्नोत्तर पढ़े थे उनकी लंका लगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए 5 वाइज वैसे जैसे वाले प्रश्न, जैसे पुस्तक मेला का आयोजन कौन कराता है, कहां पर हुआ था, किस समय हुआ था, कौन से नंबर का था, ऐसे प्रश्न व्याख्यात्मक। योजना वाले जो प्रश्न पूछे गए थे वो सीधे सीधे पात्रता से पूछे गए थे। योजना कब शुरू की गई, किसके लिए शुरू की गई, कौन लाभार्थी है, और इसका योजना का लाभ उठाने वाले क्या पात्रता क्या है, मतलब उसके पास कितनी गाय होनी चाहिए, कितना अनुभव होना चाहिए, ऐसा। जैसे नंदनी कृषक समृद्धि योजना आप एग्जाम्पल तौर पर देखते हैं, यह प्रश्न पूछा गया। इतिहास में प्रशासन की सामान्य जानकारी होना जरूरी है। अनुसंधान परिषद हमेशा आ रहा है, रिसर्च सेंटर हमेशा आ रहे हैं, हर बार आते हैं। स्टैटिक जीके में मैंने आपको पढ़ाया है, एक अधिकारी बैच संख्या में स्टैटिक जीके वाला ऑप्शन होगा, उसमें जाएंगे तो वहां पर मैंने ट्रिक से याद करवाया है। लखनऊ के अलग, दिल्ली के अलग, सब राज्य के अलग अलग याद कराए हैं। पर्यावरण से अनुसंधान परिषद, जैसे उपोष्ण बागवानी, शुष्क बागवानी, है ना, तो पर्यावरण से अनुसंधान परिषद एक हर बार आता है, जो इस बार भी आया। बाकी आर्ट एंड कल्चर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे चित्रकारी, है ना, नाट्य कला, नाट्य अकेदमी, है ना, संस्कृति, है ना, तो आर्ट एंड कल्चर से काफी प्रश्न आ रहे हैं। स्टैटिक वाले सारे प्रश्न अधिकतर आर्ट एंड कल्चर से है। इस बार मृदा अपरदन, जल प्रबंधन से 2 प्रश्न देखने को मिले, हर बार देखने को मिलते हैं। इनको पढ़ना बेवकूफी होता है, क्योंकि इनको समझा जाता है, कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है, जल प्रबंधन कैसे किया जाए। यदि आप ऐसे राइटिंग करते होंगे, अगर आप ऐसे की राइटिंग कर रहे होंगे, तो 1-2 ऐसे राइटिंग इसकी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हर चीज। 2 नंबर यहां से आपके मिल जाएंगे आपको। फिर इसके बाद ज्योग्राफी से बताया कौन सा देश किससे स्पर्श करता है, किसकी सीमा किससे लगती है, प्रायद्वीप में कौन है, कैस्पियन सागर से कौन मैच करता है, बेनेलक्स में कौन कौन से देश है, नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन से देश है ना, और भूमध्य सागर को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं, ऐसे वाले एक क्वेश्चन आ रहा है। देश, राजधानी, मुद्रा, मौसम से एक क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आता रहेगा। खनिज पेटी से 2 प्रश्न आते हैं, जैसे रूस का कुजबाश क्षेत्र आया था, कुजबाश क्षेत्र, है ना, कुजबाश क्षेत्र आया था, ऐसे हर बार आता है। नॉर्मंडी कहाँ का है ना, इस प्रकार से ऐसे देखेंगे तो ऐसे करके बहुत सारे ना। टुला क्षेत्र पूछा जाएगा कि टुला क्षेत्र कहाँ का है। मंचूरियन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, लॉयस के लिए, है ना। तो ऐसे करके खनिज पेटियां आपको याद करनी। 10 मिनट की क्लास हमने खनिज पेटियों की ली है, जिसमें भारत की खनिज पेटियां कौन कौन सी हैं, है ना, और विश्व की खनिज पेटियां कौन कौन सी हैं, और किसके लिए कौन सी पेटी प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए, लॉयस के लिए। 10 मिनट की क्लास होगी, उसमें से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 10 मिनट की क्लास एक भारत की, 10 मिनट की एक क्लास विश्व की, है ना। फिर
व्यक्ति, खेल और संबंध से एक दो प्रश्न हर बार आ रहे हैं, इस बार भी आएगा। महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी के ये वाला टॉपिक हमें जोड़ना है आपके में, क्योंकि इकोनॉमी में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है ना। नवरत्न कंपनियां ये तो बताया भी था, महारत्न कंपनियों का दर्जा कब मिलता है, महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसका हेडक्वार्टर और स्थापना वर्ष। तो ये वैल्यू एडेड मटेरियल में मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो आरओ जो 24 बैच है, अधिकारी बैच संख्या 24 है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत खुशखबरी, वैलिडिटी में आपकी बढ़ा देता हूं, टिल एग्जाम तक कर देता हूं, जब तक आरओ का री एग्जाम नहीं हो जाता है ना। 1 साल की वैलिडिटी थी, उसको भी मैं और बढ़ा देता हूं, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वैलिडिटी कर देते हैं। जो विद्यार्थी आज से आरओ का अधिकारी बैच संख्या 24 लेंगे, उनकी आज से वैलिडिटी 1 साल तक हो जाएगी, और अगर ये पेपर 1 साल तक नहीं होता है तो जब तक पेपर नहीं होगा तब तक उसकी वैलिडिटी रह जाएगी। आरओ अधिकारी बैच संख्या 24 के लिए नया बैच लाने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि बैच पूरा हो नहीं पाएगा, फिर आप गड़बड़ा जाएगा। तो हमने क्या किया है, जैसे एक बात समझाता हूं, जैसे मान के चलिए, जस्ट इमेजिन ये हमारा अधिकारी बैच संख्या 24 है। अब इस अधिकारी बैच संख्या 24 में जैसे हम इतिहास में गए, है ना, तो इतिहास में तो मुझे लगता नहीं कि कुछ चीजें छोटी हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम लोग जब जाएंगे तो सारे प्रश्न 4-5 क्लासेस हुई हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में देख रहे हैं ना, मौर्यकालीन सभ्यता व संस्कृति, मौर्यकालीन कला व संस्कृति, अशोक के अभिलेख, है ना। तो हमने आपको इतिहास में पहले से ही सारा प्रशासन वगैरह पढ़ा चुके हैं। कला एवं संस्कृति मैंने आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है वो इतिहास में पहले से ही कंप्लीट कर रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल देने के लिए, है ना। जैसे इतिहास, इसमें इतिहास जो है ना, जैसे इसमें जो इतिहास कहना, जैसे इसमें भूगोल जो भूगोल है ना, वो मनोज सर ने पढ़ाई है, पर्यावरण भी मनोज सर ने पढ़ाया है ना। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, इस भूगोल में कुछ चीजें जो याद नहीं होती हैं, है ना, जैसे कि गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं, उनका कॉन्सेप्ट, है ना, प्रेशर बेल्ट और ये सारी चीजें जो हैं, उनको मैं, मौसम, है ना, उनका जो वाला पार्ट होगा, अर्थव्यवस्था में नहीं पढ़ाई है, करंट अफेयर में नहीं पढ़ाई है, भूगोल पर्यावरण विज्ञान सर ने पढ़ाई है, हिंदी में नहीं पढ़ाई है, कंप्यूटर में नहीं पढ़ाई है, रीजनिंग अटल सर ने पढ़ाई, यूपी स्पेशल शायद मैं नहीं पढ़ाई है ना, या यूपी स्पेशल। देखिए, अब देखिए यूपी स्पेशल की बात करा जाए तो यहाँ पे नीचे आइए, देखिए उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति 2, है ना। तो उत्तर प्रदेश तो बहुत, एक जिला एक उत्पाद योजना, रामसर स्थल जीआई टैग, लोकगीत, लोक नृत्य, बहुत अच्छे से डीपली लेवल पे आकर आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो इसी में मैं आपको वैल्यू एडेड मटेरियल दूंगा। जैसे जीएस फाउंडेशन 25 बैच मेरा चल रहा है ना, उसमें मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, कुछ देर के लिए बंद कर दी गई थी, तो उसमें मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। तो मैं जीएस फाउंडेशन 25 वाला बैच जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, तो मैं आरओ 24 अधिकारी बैच संख्या जो 24 है ना, उसमें भी लाइव कर दूंगा, ताकि आपको कुछ हमसे भी नया मिलता रहे। बात समझ आ रही है। और अधिकारी बैच संख्या 24 में मैं कुछ और भी वैल्यू एडेड मटेरियल डालूंगा। फाउंडेशन बैच को अधिकारी बैच संख्या 24 में तुलना करी जाए तो आप जानते हैं अधिकारी बैच संख्या बड़ा है और आरओ मतलब अपना अलग लेवल है। और जीएस फाउंडेशन में फाउंडेशन मजबूत किया जाता है आपका, है ना, नींव मजबूत की जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि उसमें एसएससी का बच्चा जुड़ा हुआ है, यूपी पुलिस का जुड़ा हुआ है, कांस्टेबल एसआई का जुड़ा हुआ है ना, रेलवे का जुड़ा हुआ है। जीएस फाउंडेशन जिसने लिया है, अगर उसी को मैं अपर लेवल कर दूंगा तो बेचारे भाग जाते हैं, फोन करके कहते हैं सर फाउंडेशन के नाम पर आप हमें आईएएस बनाएंगे क्या, ऐसे वाला, है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर जीएस फाउंडेशन से क्या आरओ निकल जाएगा। जीएस फाउंडेशन से आरओ का प्रीलिम्स या फिर प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, मेंस में दिक्कत होगी, और प्रीलिम्स में ही बहुत सारे प्रश्न आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो अब फाउंडेशन बैच 2-250 घंटे का है, आरओ अधिकारी बैच संख्या 24 400-450 घंटे का है, अंतर तो आएगा ना। हाँ, तो अधिकारी बैच संख्या 24 वाले परेशान मत हो, वो जो बच्चे नए हैं जो अधिकारी बैच संख्या 24 लेना चाहते हैं वो RO10 कोड यूज करेंगे, कूपन कोड, और बैच बाय कर लेंगे। और क्या नाम है कि अधिकारी बैच संख्या 24 में मंडे से, अधिकारी बैच संख्या 24 में मैं मंडे से, है ना, वैल्यू एडेड मटेरियल जोड़ना शुरू कर रहा हूं, कि जो हमने नहीं पढ़ाया था, जो मुझसे मिस हो गया था, मैं उसको पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है आप लोग को जानकर बताइएगा जरूर, है ना। अच्छा लगे तो अच्छा, खराब लगे तो खराब, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल सही फीडबैक दीजिए, हमेशा देते आए हैं, इस बार फिर दीजिएगा। धन्यवाद।